मैं बात करूंगा एक आइडिया के ऊपर। एक आइडिया जो 3 साल से पेंडिंग था, सस्पेंडेड था बेसिकली। उस पर मोमेंटम जनरेट नहीं हो पाया था, बट पिछले 2-3 महीना से मैं उस पर मोमेंटम जनरेट कर रहा हूँ, लोगों को जमा कर रहा हूँ, वो आइडिया शेयर कर रहा हूँ। तो उस आइडिया के बारे में विस्तार से यूट्यूब पर बताना बेसिकली बाकी रह गया था, तो ये मैं बता रहा हूँ। तो इस आइडिया पर बात करने से पहले मैं ये बता दूं कि जो वीडियो क्वालिटी और जो ऑडियो क्वालिटी है वो ऐसी ही रहेगी, क्योंकि ये वो सेम कैमरा है, लैपटॉप का वेब कैमरा है। तो उसका ऐसे एंगल और लाइटिंग मैनेज करके इस प्रकार से वीडियो क्वालिटी ऑब्टेन की गई है और यहाँ तक इम्प्रूव की गई है। तो जो मेरा स्मार्टफोन था उसका जो फंड रेजिंग कैंपेन का क्या चल रहा है वो मैं बाद में बताऊंगा, अभी तक स्मार्टफोन आया नहीं है। लेकिन पहले इस आइडिया पर बात करने की बेसिकली मैं हिट लेना चाहता हूं। तो आइडिया ये है पेरेंटिंग से रिलेटेड, कि किसी बच्चे की सुपीरियरिटी की यात्रा में सहयोगी कैसे बने। बेसिकली सुपीरियर सोसाइटी में जो भी मैं लोगों को तथाकथित रूप से सुपीरियर बना रहा हूं, तो मैं किसी को सुपीरियर नहीं बना रहा हूं, असल में मैं तो लोगों की सुपीरियरिटी की यात्रा में सहयोगी बन रहा हूं। और कोई भी व्यक्ति कभी सुपीरियर बनता भी नहीं है, वो सुपीरियरिटी की यात्रा पर बेसिकली अग्रसर हो जाता है, सुपीरियरिटी की तरफ, अनंत की तरफ अग्रसर हो जाता है। वो विकासशील रहता है, हमेशा अपनी चेतना को विकसित करता रहता है ना, एक्सपैंड करता रहता है। वो यूनिवर्स का एक नोड है जो एक्सपैंड होने के लिए आया है, वो यूनिवर्स का एक नोड है जो कि एक्सपैंड होने के लिए आया है। तो वो एक्सपैंड मारता रहता है वहां से। तो उसके एक्सपेंशन में जब मैं सहयोगी बनता हूं तो मैं कह रहा हूं कि बेसिकली मैं उस सुपीरियरिटी की यात्रा में सहयोगी बन रहा हूं। तो उसी प्रकार से एक बच्चे की सुपीरियरिटी की यात्रा में सहयोगी बनना ये आपका कर्तव्य है, एक नागरिक की तरह। एज अ सिटीजन इट इज योर ड्यूटी। ये एक कारण है ना, क्योंकि ओशो ने भी कहा था कि प्रत्येक बच्चा समाज की जिम्मेदारी होता है। तो प्रत्येक बच्चे की चेतना में विकास करना ये समाज के प्रत्येक नागरिक का, जो भी वयस्क है, जो भी बड़ा व्यक्ति है, उसकी जिम्मेदारी है ये। दूसरी बात ये आपका एक पैट्रियोटिज्म भी है, क्योंकि प्रत्येक बच्चा जो आपको नजर आ रहा है वो हमारे देश का भविष्य है, वो हमारे समाज का भविष्य है। तो ये एक अच्छा, किसी बच्चे की सुपीरियरिटी की यात्रा में सहयोगी बन के बेसिकली आप एक अच्छे भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। तीसरी बात ये कि स्पिरिचुअली जब आप किसी जानवर या किसी बच्चे या इवन किसी ह्यूमन बीइंग की चेतना में विस्तार कर रहे हैं, या यूनिवर्स के एक्सपेंशन में आप सहयोगी बन रहे हैं कॉन्शियसली, तो इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन की वजह से आपकी चेतना में भी विस्तार होता है। तो आप किसी बच्चे की सुपीरियरिटी की यात्रा में सहयोगी बन रहे हैं, तो बच्चा ही बेसिकली इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन की वजह से आपको सुपीरियर बना रहा होगा, आपकी सुपीरियरिटी की यात्रा के अंदर सहयोगी बन रहा होगा। और अभी रिसेंटली मैं काफी पेरेंट्स के संपर्क में आया हूं, जैसे कि अजमेर से है भव्य पाठक, जयपुर से है सुनील तंवर, जयपुर से है राहुल चौधरी कम्युनिस्ट पार्टी, दिल्ली से है कमल मूंगा। तो ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स के संपर्क में आया हूं जिन्होंने लॉकडाउन शुरू होने के बाद अपने बच्चों का एडमिशन कराया ही नहीं है ऑनलाइन। मतलब वे अवेकेंड हैं, वे सारी बातें समझते हैं, बट अभी उन बच्चों को सुपीरियराइज तो करना पड़ेगा ना। बेसिकली हम लोग एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ हैं, हम लोग सिस्टम के खिलाफ हैं, हम लोग एजुकेशन के खिलाफ थोड़ी ना है। सो एजुकेशन हैज टू बी देयर। तो मेरे लिए जो एजुकेशन है बेसिकली उसको मैं सुपीरियरिटी कहता हूं, है ना। तो सुपीरियरिटी के मार्ग को उस बच्चे को चलाएगा कौन? हाँ, वैसे बच्चे के अंदर का जो परमात्मा का प्रकाश है वो जानता है कि कैसे कैसे किस दिशा में चलना है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं सहयोगी बनना है, क्योंकि उसको अभी दुनिया में ये नहीं पता ना कि क्या क्या हो चुका है और कौन कौन आदमी क्या क्या कह चुका है और कौन कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल है। तो जब उसको कुछ किसी क्षेत्र में आगे बढ़ना होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में आगे बढ़ना होगा, खेल कूद के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, आध्यात्म के क्षेत्र में, समाज सुधार के क्षेत्र में,
तो हमको उसको बताना पड़ेगा ना कि इस किस क्षेत्र के लिए ये रिसोर्सेज और ये विद्वान लोग और ये कंटेंट अवेलेबल है, ठीक है। तो दिस इज अ काइंड ऑफ मेंटरशिप। तो इससे एक मार्केट क्रिएट हो रहा है। वो सब पेरेंट्स जो बच्चों को एडमिशन नहीं करा रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस के लिए, वो हमारे जैसे लोगों के लिए, हमारे जैसे लोग कौन जो किसी बच्चे की सुपीरियरिटी की यात्रा में सहयोगी बन सकते हैं, उसके लिए एक मार्केट क्रिएट कर रहे हैं। और ये बहुत बड़ा मार्केट है, इससे बड़ा मार्केट कोई है ही नहीं इस दुनिया में, मुझे तो लगता है। क्योंकि आप यहां से शुरू करके लेफ्ट में जाओ कि राइट में जाओ कि आगे जाओ पीछे जाओ, उधर जाओगे तो पेरेंट्स ही पेरेंट्स ही पेरेंट्स ही पेरेंट्स ही, माता पिता ही 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 माता पिता, हर जगह इधर जाओ माता पिता ही पूरा तरह के माता ही पिता माता ही पिता माता पिता बच्चे माता पिता बच्चे। इस दुनिया में सब जगह माता पिता बच्चे ही और कोई नहीं। तो कहीं पर तो एक वीडियो के अंदर मैंने कहा था कि सिर्फ एक सुपीरियर को ही संतान उत्पत्ति करने का अधिकार है, लेकिन वो तो मैंने एक आदर्श समाज के लिए कहा था कि आदर्श समाज जब होगा तब सिर्फ एक सुपीरियर को ही संतान उत्पत्ति करने का अधिकार होगा। लेकिन ऐसा समाज में सच्चाई में तो ऐसा है नहीं ना। सुपीरियर तो बेसिकली कितने हैं, 5 लाख और 10 लाख में से एक आपको सुपीरियर मिलेगा किसी शहर में, लेट्स से अजमेर की अगर आबादी की बात करें तो प्रैक्टिकली तो ये हो नहीं रहा है। तो प्रैक्टिकली जब ये नहीं हो रहा है तो क्या है कि समाज में जितने भी लाखों मीडियोकर मैन एंड विमेन है उनको माता पिता बनने का अधिकार मिल रहा है, जो सुपीरियर नहीं है ना, जो भी मीडियोकर है उनको माता पिता बनने का अधिकार मिल रहा है। अब जब वे माता पिता बन रहे हैं तो वे उसके बच्चे की अब मीडियोक्रिटी की यात्रा में अब सहयोगी बन रहे हैं, प्लीज अंडरस्टैंड। और ये कितना बड़ा पाप है, ब्लास्फेमी है, अधर्म है। उस बच्चे की मीडियोक्रिटी की यात्रा में सहयोगी बन रहे हैं। वो कैसे बन रहे हैं उस पर तो मैंने बहुत कुछ बोला है, उसकी डिटेल में मैं जाना नहीं चाहता यहां पर। बट मैं ये कहना चाहता हूं कि इतने सारे बच्चे बेसिकली इंतजार कर रहे हैं हमारे जैसे सुपीरियर्स का कि वे उनके जीवन में कुछ बनकर जाएं, कुछ मसाया बन के जाएं, शिक्षक बन के जाएं, मित्र बन के जाएं, कुछ भी बन के जाएं। मतलब वो चाचा बन के जाएं, वो पिता बन के भी जाएं, वे स्वयं संतान उत्पन्न करें या भाई बन के जाएं, कुछ समाज में जाएं और समाज में बच्चों की सुपीरियरिटी की यात्रा में सहयोगी बने। तो ये कौन कौन सुपीरियर किस किस बच्चे की सुपीरियरिटी की यात्रा में कैसे कैसे सहयोगी बन रहा है, कैसे कैसे उसको बन रहा है, इस सब पर हम डिटेल मीटिंग्स किया करेंगे, जूम मीटिंग्स किया करेंगे। और जूम मीटिंग का जो लिंक होगा वो सुपीरियर सोसाइटी फेसबुक ग्रुप के माध्यम से मिलेगा प्रत्येक व्यक्ति को। लेकिन इस सबके पहले मैं समझा देना चाहता हूं एक एग्जाम्पल से, एक रियल हॉट एग्जाम्पल से कि मैं किसी बच्चे की सुपीरियरिटी की यात्रा में सहयोगी कैसे बना रिसेंटली। तो चुनाव प्रचार करने जाते हैं ना, बेसिकली गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाते हैं, कॉलोनी जाते हैं। तो आपने मेरे वीडियो के माध्यम से देखा होगा कि जो हमारी कॉलोनी है ये कोई बहुत ज्यादा अमीरों की या बहुत गरीबों की कॉलोनी नहीं है। दिस इज जस्ट फाइन प्लस लिटिल अपर क्लास, जस्ट फाइन प्लस अपर क्लास टाइप की कॉलोनी है। लेकिन कुछ 5-10% घर ऐसे मिल जाते हैं, जिस घर को मैं डिस्क्राइब कर रहा हूं अभी। एक घर मिल गया, उसमें क्या है कि 2 बच्चे मिले काले गलूटे से, 8-9 साल उनकी उम्र होगी। अंदर में गया, देखा क्या हिसाब है, तो ऐसी लोअर क्लास टाइप का घर था। उसकी मम्मी बीड़ी बनाती थी और उसके जो पिताजी थे उसकी मम्मी ने बताया कि वो पनवारी की दुकान चलाते हैं और रोज शाम को शराब पी के आते हैं, वो थोड़ा खाते खो जाते हैं, हल्ला उल्लू करते हैं, ये करते हैं और सो जाते हैं। अगले दिन सुबह फिर वही सब चक्रीय क्रम। ये जो बच्चे हैं ये सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, अब स्कूल बंद हो गया, लॉकडाउन कॉन्स्पिरेसी आ गई, तो घर के अंदर ही बस ये एक दूसरे की टांग खींचते रहते हैं। और पीछे थोड़ा सा बाड़ा है उनका, उसमें कोई लकड़ी वगैरह का तीर कमान बना के खेलते रहते। तो ये इनकी जिंदगी है। तो मेरे हाथ में पैम्पलेट थे, पैम्पलेट उसमें कुछ हिंदी में लिखा हुआ था, कुछ अंग्रेजी में लिखा हुआ था।
तो ये बच्चे, दो बच्चे थे बेसिकली, 8-9 साल के लड़के थे। तो उनको मैंने बुलाया, बोला कि ये अंग्रेजी में ये पढ़ के सुनाओ, मतलब बताओ क्या है ये। तो वो लेटर पढ़ पा रहा लेकिन गलत गलत पढ़ रहा लेटर्स अंग्रेजी के। फिर मैंने उसको हिंदी में पढ़वाया, वोट वापसी पासबुक पढ़ो भैया, वोट वापसी, तो पढ़ पा रहा, फिर वोट पढ़ पा रहा। ये देख के मैंने बोला कि अब इनको मेरे घर पे छोड़ के जाया करो आप 1 घंटे के लिए, ठीक है। तो अगले दिन वे मेरे घर पर आ गए 1 घंटे के लिए। अब मैं उनकी सुपीरियरिटी की यात्रा में कैसे सहयोगी बन रहा हूं? तो पहले तो मैं चेक कर रहा हूं कि ये हिंदी पढ़ सकता है क्या बच्चा। अगर हिंदी नहीं पढ़ सकता तो मैं इसको हिंदी पढ़वाऊं कुछ देर। अगर ये हिंदी पढ़ सकता है और अंग्रेजी नहीं पढ़ सकता तो मैं इसको अंग्रेजी पढ़वाऊं कुछ देर। अगर ये हिंदी भी पढ़ सकता है, अंग्रेजी भी पढ़ सकता है, तो मैं देखूंगा कि अंग्रेजी बोल सकता है क्या। अगर ये अंग्रेजी बोल सकता है तो ठीक है, फिर मैं आगे इसकी कार्रवाई करूंगा। आगे कार्रवाई में क्या है कि मेरे पास जो जो एक्सपोजर देने के लिए है उसको, मतलब मेरे पास गिटार है तो मैं गिटार का थोड़ा उसको एक्सपोजर दे दूंगा, थोड़ा पियानो का एक्सपोजर दे दूंगा, थोड़ा रूबी क्यूब का एक्सपोजर दे दूंगा, थोड़ा बांसुरी का एक्सपोजर दे दूंगा, थोड़ा माउथ ऑर्गन का एक्सपोजर दे दूंगा। इसी प्रकार से थोड़ा जगलिंग का एक्सपोजर दे दूंगा, थोड़ा रूबी क्यूब का एक्सपोजर दे दूंगा। जो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल है उसके अलावा रूबी क्यूब, जगलिंग करने के लिए बॉल्स, नान चाकू वगैरह, ये जो जो भी मेरे पास अवेलेबल है, मैंने उन सब चीजों का एक्सपोजर उनको दे दिया बच्चों को। इसके अलावा मैं उनको ब्रेन वर्कआउट सिखा रहा हूं, अलग अलग प्रकार के ब्रेन वर्कआउट। इस पर एक डेडिकेटेड यूट्यूब मेरे चैनल पर वीडियो है, सर्च करेंगे ब्रेन वर्कआउट तो आ जाएगा, ब्रेन वर्कआउट हितेश शाक्य, तो यूट्यूब पर आ जाएगा। इसके अलावा मैंने अपने कमरे में, ड्राइंग रूम में, बेसिकली अपने कमरे में नहीं, ड्राइंग रूम में, जहां पर मैं उनको बिठाकर ये उनकी सुपीरियरिटी की यात्रा में जब मैं सहयोगी बन रहा था, तो उस कमरे में मैंने 2 मैप लगवाए, एक भारत का मैप लगवाया और एक राजस्थान का लगवाया। तो उस बच्चे को पूछा, मतलब कभी मतलब अजमेर से बाहर गया है, कभी दिल्ली गया है, तो ये तो समझ नहीं पा रहा कि दिल्ली मुंबई क्या कॉन्सेप्ट है। अजमेर के अलावा और कोई शहर गया है, ये प्रश्न भी वो समझ नहीं पा रहा। कुछ उससे ऐसा कुछ पूछा गया था, अजमेर के अलावा कोई शहर जानता है, तो वो प्रश्न समझ नहीं पा रहा। तो उसको शायद ऐसा पूछा गया था, उस समय धनंजय भी साथ में था, कि मतलब ट्रेन में कहीं गया है छुच्चू गाड़ी से, तो वो हाँ बता रहा कि पाली गए थे हम, पाली। तो राजस्थान के मैप में उसको मैं दिखा रहा हूँ, देखो भैया ये देखो अजमेर है, पढ़ो, और अजमेर के बगल में ये देखो ये पाली, ये पढ़ो, है ना, ये नागौर पढ़ो, ये जयपुर पढ़ो, ये भीलवाड़ा पढ़ो, ये कोटा पढ़ो, ऐसे पढ़ो, थोड़ा आइडिया लो। इसी प्रकार से भारत के मैप में हम उसको दिखा रहे हैं कि देखो ये मुंबई है, ये राजस्थान है, ये दिल्ली है, इस प्रकार से। मैप देखने की जो महत्ता है, बेसिकली जो स्कूल में जो मैप के साथ जो करवाया जाता है ना यार, वो उतना ज्यादा एक्साइटिंग नहीं होता है। मैप से प्रत्येक व्यक्ति को जुड़े रहना चाहिए पूरे जीवन पर्यंत। क्योंकि मैप के बिना आपका जीवन कैसा है आप समझना। मैप के बिना जीवन कैसा होता है? मैप के बिना जीवन ऐसा है कि ये दीवार है मेरी जिंदगी में, ये मेरी जिंदगी में ये सूट है, ये उंगलियां, ये अंगूठियां, ये हाथ है, ये फोन है, ठीक है, ऐसे ये दीवार है, ऐसे छत है, छत के सामने से गुजरती हुई सड़क है, फिर चौराहा है, फिर वही चौराहा है जो 32 साल से देख रहा हूँ, फिर आगे जाऊं तो वही टेम्पो स्टैंड है, 33 साल से वैसे ही है, फिर वहां पर वही मार्बल ट्रेडर्स बैठा हुआ है, वहीं पर वही चाय की दुकान है, वहीं पर वो फल वाला बैठा हुआ है, तो और वही मेरी मौसी भी वही है जो इतने साल से मेरे घर पे आते जाती है, मेरी बहन भी वही है, अड़ोसी भी वही है, पड़ोसी भी वही है, तो ये सब वही है। सो दिस इज एन एक्सपीरियंस, मतलब ये मेरा जो एग्जिस्टेंस है, बीइंग हितेश शाक्य है, उसका ये एक एक्सपीरियंस का, उसके
उसकी एग्जिस्टेंस का, उसकी रियलिटी का एक बहुत ही कॉमन सा पार्ट है जो कि पिछले 32-33 सालों से कंसिस्टेंट है। तो मेरा जो ब्रेन है ना, बेसिकली इन्हीं लेफ्ट राइट को, इन्हीं आकारों को, इन्हीं चेहरों को, इन्हीं आवाजों को और इन्हीं इमोशंस को बेसिकली एक्सपीरियंस कर रहा काफी लंबे समय से। तो काफी लंबे समय से बेसिकली किसी सर्टेन चीज को, किसी सर्टेन एक्सपीरियंस में, रियलिटी के अंदर ब्रेन जब रहता है ना, तो उससे बेसिकली वो एक बॉक्स क्रिएट कर लेता है। कौन? ब्रेन एक न्यूरोप्लास्टिक बॉक्स क्रिएट कर लेता है, और वो न्यूरोप्लास्टिक बॉक्स ही बेसिकली वही उसकी दुनिया है, वही उसका कुआं है, जिस कुएं में वो मंडूक की तरह रहता है। और उसके आसपास की जो भी चीजें हैं, जो वस्तुएं हैं, जो लोग हैं, वो उस व्यक्ति के लिए बहुत ज्यादा महत्व रखने लग जाते हैं। इतने महत्व रखने लग जाते हैं कि मतलब उनके जीवन से उस चीज को हटा लिया जाए, दूर कर दिया जाए। जैसे मतलब मुझसे मेरा ये जो जोधपुरी सूट है ये छीन लिया जाए, कोई वस्तु निकाल ली जाए, या उनके जीवन में से वो मनुष्य चला जाए, या फिर उनके जीवन में वो जो बॉक्स है उसमें जो मनुष्य है वे उसके लिए कुछ कह दे, तो ये सब एक बहुत बड़ा एक इशू बन जाता है उस व्यक्ति के लिए। बट दिस इज नॉट द फैक्ट ऑफ क्वांटम वर्ल्ड। क्वांटम वर्ल्ड में आपको ये बॉक्स थोड़ी ना है, बस ऐसे इस बॉक्स के जैसे अनंत पैरेलल यूनिवर्सेस आपको दे रखे हैं जिंदगी जीने के लिए, अपने आप को एक्सपैंड करने के लिए। तो जब आप मैप को देखते हैं, बच्चा मैप को देखता है, तो उसे रियलाइज हो जाता है कि वर्ल्ड एंड रियलिटी एंड व्हाटएवर इज देयर इन दिस वर्ल्ड टू बी एक्सपीरियंस इज नॉट जस्ट दिस। ये जो बॉक्स है, ये चौराहा, ये नुक्कड़, यहाँ पे से नाला, वहां पर वो मार्बल की दुकान या चाय की तड़ी, वहां पर वंदना जनरल स्टोर, यहाँ पर ये सैलून, यहाँ पर कचौड़ी वाला घर, ये अग्रवाल अंकल, ये शर्मा अंकल, ये बाबूजी, ये ताऊजी, ये पुलिस वाला, ये पेट्रोल पंप वाला। दिस इज नॉट इट। बस इतनी सी दुनिया नहीं है, इतना सा बॉक्स नहीं है। ये देखो कितना बड़ा अजमेर है, मैप में देखो कितना बड़ा अजमेर है, ये देखो कितना बड़ा राजस्थान है, ये देखो कितना बड़ा भारत है, ये देखो कितनी बड़ी दुनिया है। वही तो मैप मात्र की बात कह रहा हूं मैं। जब आप वास्तव में निकलते हैं ट्रैवल करने के लिए, बस में, कार में, गाड़ी में, बैलगाड़ी में, फ्लाइट में, कैसे भी, तो वो इसी चीज का एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है जो मैं बता रहा हूं कि बच्चे की सुपीरियरिटी की यात्रा में सहयोगी बनने में ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि मैंने उसको मैप दिखाया, उसकी चेतना विकसित होती है, चक्र खुल जाते हैं, खुले रहते हैं मतलब वो, और एक्साइट हो जाते हैं, अलाइनमेंट में आ जाते हैं, वो अबंडस मेंटालिटी का स्वामी बन जाता है। इस तरह का बच्चा छोटा सोचता नहीं है। जब छोटा नहीं सोचेगा ना, तो यार छोटी छोटी बात पर वो अहंकार उसका नहीं जाग जाएगा, समाज में हिंसा नहीं होगी, क्राइम नहीं होगा, है ना, ग्रीड नहीं होगा, फियर नहीं होगा। ग्रीड तो यही है ना कि मतलब मैं छोटा सोचता हूं, मेरे को लगता है कि मेरे पास कम है, सो आई वांट मोर, सो ग्रो मोर, है ना, आई वांट मोर, तो ग्रीड आ गया वहां से। फियर भी यहीं से आता है, मैं छोटा सोचता हूं, मुझे लगता है कि ये जो है मेरे पास, जो भी मेरा है वो चला जाएगा, ये फियर है। तो इस तरह की चेतना में विकास कर सकता है बच्चे की, ठीक है। इसके अलावा मैंने क्या किया, इसके अलावा मैंने उनको समझ में आ गया बेसिकली, अब बच्चा मेरे साथ एक मेरी फ्रीक्वेंसी में आ गया, उसको समझ में आ गया कि ये जो सर है भैया ये क्या चाह रहे हैं। वो उसको नाम नहीं दे पाएगा और वास्तव में मैं भी नाम नहीं दे पाऊंगा, है ना, लेकिन उसको समझ में आ गया। तो मैंने उसको जैसे पूछा ना कि और क्या क्या कर लेता है, तो उसने बताना शुरू किया। मैंने उसको पूछा कि कुलामंडी खा लेता है क्या, हाथ के बल चल लेता है क्या, बोला हाँ। तो फटाक से उल्टा होकर दिखाया उसने हाथ के बल पे, वही, और हाथ के बल पे चल के भी दिखाया और कुलामंडी खा के भी दिखाया। उसका जो भाई था उसको मैंने पूछा कि तू भी ऐसा कर सकता है क्या, तो बोला कि नहीं। तो जो कर सकता है पहला वाला भाई, उसने बोला कि नहीं इसको नहीं आता। तो मैं दूसरे वाले को पूछा कि तेरे को सीखना है क्या, बोला हाँ। तो पहले वाले को तो उसको सीखा, तो ये को लर्निंग एनवायरनमेंट तैयार हो गया। पहले वाले को बोला कि दूसरे वाले तू उसको सिखाइए,
और इसमें यह भी इंपॉर्टेंट है कि जिसको सिखाया जा रहा है वो सीखना चाह रहा है, और उसमें यह भी इंपॉर्टेंट है कि जो सिखाना चाह रहा है सीखना चाह रहा है, दोनों के बीच में एक रैपो है। आपके समाज में शिक्षक और गुरु के बीच में जो रैपो है उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जाता, बट हमारे समाज में दिया जाएगा और एक प्रायोरिटी की तरह दिया जाएगा। उसके अलावा अब क्या हो रहा है, देखो अभी हमारे घर में और भी लोग आ रहे हैं, बड़े बड़े लोग आ रहे हैं। अब एक सच्चे सुपीरियर का ये फर्ज है कि यार उसके अड़ोस पड़ोस में, उसके आमने सामने कोई ऐसा सुपीरियर है क्या जिसकी सुपीरियरिटी किसी दूसरे सुपीरियर के काम आ सके। तो मेरे घर में सगाई थी, जसवंत नगर इटावा से मेरा चाचा आया दूर का। वो चाचा क्या करता, विपश्यना करता रहता, आनापान करता रहता, गौतम बुद्ध की शिक्षाएं वगैरह। तो मैंने एक दिन उन बच्चों को चाचा से मिलाया मेरे घर में कि देखो चाचा ये ऐसा हिसाब है, और देखो बच्चों ये ऐसा हिसाब है। तो चाचा को मैंने बोला कि इसको आनापान सिखाओ बच्चों को। मतलब जिस दिन जहां से जो सुपीरियरिटी टपक रही है, जिस भी व्यक्ति के माध्यम से, ये जिस भी अखबारी खबर के माध्यम से, किताब के माध्यम से, या सीधे प्रकृति से, जहां से जो सुपीरियरिटी टपक रही है, जो सुपीरियरिटी बरस रही है, उसे भर लिया जाए। तो उस दिन मेरे घर में चाचा के माध्यम से वो आनापान की सांस देखने वाली सुपीरियरिटी टपक रही थी। तो मैंने बच्चों को बोला कि भर लो। तो बच्चों को सिखाने लगा, मेरा चाचा सिखाने लगा कि भैया आनापान कैसे करते। तो बच्चों का एकदम बहुत फैंटास्टिक एक्सपीरियंस था, द वे दे एक्सप्लेन्ड इट, कि कैसा लगा, है ना, मैंने भी किया। तो जिस दिन मेरे घर में चाचा आया, उस दिन मैंने उन बच्चों को चाचा से मिला दिया। इसी प्रकार से एक बार मेरे घर में देवांग भी था। देवांग भी पिछले 2 महीने तो रहा ही रहा। तो वो 2 बच्चों को मैं देवांग के पास छोड़ के चला गया कि देवांग के साथ में और भी 2-3 सुपीरियर थे। तो मैंने उन 2 बच्चों को उनके पास छोड़ दे, बोला कि अब तुम्हारे हवाले ये दोनों बच्चे साथी हो, है ना, अब तुम्हारे हवाले हैं ये दोनों बच्चे। अब इन बच्चों की सुपीरियरिटी की यात्रा में आप कैसे कैसे सहयोगी बन सकते हो, तो वो आप देखो, ठीक है। बच्चे उनके पास छोड़ के चला गया मैं। फिर मैं थोड़ा अपना काम में लग गया। थोड़ी देर बाद में वापस आया उसके पास, तो मैं देखा देवांग उसको कुछ पढ़ाने लग रहा है। अब मैंने कहा यार ये पढ़ाना थोड़ी ना आपका काम है यार, आप वहां पर ट्यूटर क्यों बन रहे हो? आप देखो आपकी सुपीरियरिटी क्या है, आपकी अभिव्यक्ति क्या है, आपका टैलेंट क्या है, आपकी प्रतिभा क्या है। आपके अंदर का जो परमात्मा है और जो बाकी के लोगों के अंदर का जो परमात्मा है, जो बाकी के लोगों के अंदर के परमात्मा ने जो समाज बना रखा है, बाकी के लोगों के अंदर का जो परमात्मा है, उन सब परमात्माओं ने जो समाज बना रखा है, उस समाज में आपके अंदर का जो परमात्मा है वो क्या योगदान करना चाह रहा है ना। तो देवांग के अंदर बेसिकली एक पेड़ प्रेमी है, पौधा प्रेमी है, फसल प्रेमी है। तो मैंने उसको बोला इसको पीछे बगीचे में लेके जाओ बच्चों को। देवांग को मैंने बोला कि इन दोनों बच्चों को पीछे बगीचे में लेके जाओ और बताओ कौन सा आम है, कौन सा अमरूद है, कौन सा नींबू है, कौन सा नारियल है, कौन सा आंवला है, कौन सा जामुन है ना, कौन सा मिर्ची, कौन सा आलू है, कौन सा प्याज है, और कौन सा कुछ नहीं है, कौन सा फूल है ना। थोड़ा उसको पौधों को टच करवाओ, उससे कुछ पौधा लगवाओ, उससे करवाओ यार। अभी उसको कुछ बताओ कि भैया ऐसे धूप आती है, ऐसा पानी आता है, ऐसे ये होता है, वैसे वो होता है, कुछ उसको बताओ। तो बोला सही है, तो बताने लग गया अपने हिसाब से, ठीक है। अब वहां पर उसका विवेक ऑन हो गया, अब मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर मैं थोड़ी देर काम करके अपना चला गया। थोड़ी देर बाद वापिस जब मैं आया ना उनके पास, तो देखा कि बच्चों ने अपनी चप्पल उतार रखी है। तो मैंने बोला यार चप्पल नहीं उतारना, यहाँ पर तुम्हारे पैर में कुछ चुभ जाएगा। तो देवांग ने बोला कि नहीं मैं नहीं उतरवाई। तो देवांग ने जब बोला तो मेरे को समझ में आ गया, ये तो सारा वो प्रकृति से जुड़ने वाला कॉन्सेप्ट है। भैया मिट्टी में खेलो तो प्रकृति से आप जुड़ रहे हो, और जब आप रूट अर्थ से कनेक्ट करते हैं तो आपका जो अर्थ, जो आपका रूट चक्र है, बेसिकली मूलाधार चक्र है, वो एक्टिवेट होता है, वो शुद्ध होता है। ये दूसरी बात है। और तीसरी बात ये कि
आपका जो पूरा बॉडी है ये सॉइल का ही एक ग्रुप है, क्योंकि सॉइल से ही बेसिकली टमाटर भी सॉइल में से निकला है, भिंडी भी सॉइल में से निकली है, और नींबू भी सॉइल में से निकला है। तो ये सारी चीजें सॉइल में से ही निकली है। तो आपने उन्हीं को कंज्यूम करके जो बॉडी बना रखी है, जो सेक्सुअल एनर्जी ने बॉडी एक्यूमुलेट कर रखी है, वो बॉडी भी तो बेसिकली वो सॉइल में से निकली हुई है। सो दिस इज योर रिलेशनशिप विद द सॉइल, है ना। तो ये बात मैं तभी समझ गया, इसलिए ऐसा है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, आप समझ रहे हैं ना, कि आपके घर में यदि बच्चा है और प्रत्येक दिन आपके घर में एक से एक सुपीरियर का आना जाना है, मतलब हितेश शाक्य जैसे लोगों का, वो हितेश शाक्य का जो चाचा था वैसे लोगों का, योगेश पंत जैसे लोगों का, देवांग पटेल जैसे लोगों का, है ना, ऐसे लोगों का आना जा रहा है, तो मतलब बच्चा क्या सुपीरियर बनेगा, है ना। तो इसीलिए मैं कहता रहता हूं कि सुपीरियर सोसाइटी का निर्माण करना ये कोई मेरा कोई ऐसा नहीं है कि मेरा हलवा खाने का मन किया तो आज मैं हलवा बनाऊंगा, तो मैं आज हलवा खाऊंगा। मतलब ये कोई मेरा शौक थोड़ी ना है कि आज मेरा हलवा खाने का मन कर रहा है तो मैं हलवा बनाऊंगा, इसलिए मैंने सुपीरियर सोसाइटी बना ली। ऐसा थोड़ी ना, ये कोई मेरी चाह थोड़ी ना है। दिस इज द हाईएस्ट नीड ऑफ द सोसाइटी। तो इस प्रकार से हम उन बच्चों की सुपीरियरिटी की यात्रा में सहयोगी बने, और हम और भी बच्चों की सुपीरियरिटी की यात्रा में सहयोगी बन सकते हैं। इसके अलावा मैं और इंसिडेंट बताऊं, दो बच्चे हैं यहां पर, मेरा स्कूल मेट है, स्कूल में जो बच्चा लड़का मेरे साथ पढ़ा था वो रहता है, उसके दो बच्चे हैं। उन दोनों बच्चों को मैं म्यूजिक सिखाता हूं, सिखाता तो नहीं हूं, मैं उनको बोलता हूं देखो ऐसे 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 करना है, वैसे वैसे ऐसे करना है, और यहां से ये यूट्यूब से ये देख लेना, वहां से वो सर्च मार लेना, फिर मैं अगले हफ्ते फिर आऊंगा, चेक करूंगा भी मैंने वो बताया था तुमने क्या किया है, तुम कुछ नया मुझे बताओ, मैं तुम्हें कुछ नया बताऊं, कुछ गलती वलती है तो मैं तुम्हारी ठीक करूं। इस प्रकार से उन बच्चों की गिटार एंड पियानो रेस्पेक्टिवली, एक बच्चा गिटार बजाता है, एक बच्चा पियानो बजाता है, तो उसकी जो पियानो की यात्रा है, उसकी जो गिटार की यात्रा है, इसमें मैं सहयोगी बन रहा हूं, मैं शिक्षक नहीं हूं, म्यूजिक टीचर तो पता ही नहीं हूं मैं। लानत है दुनिया में जितने भी म्यूजिक टीचर हैं उन सब पे लानत है ना। मुझे लेटेस्ट मेरा म्यूजिक टीचर जिसने मुझे सितार सिखाया है ना, अभी उसका दर्द मैं बाद में बताऊंगा, बट मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि उनकी जो पियानो की और गिटार की ये जो सुपीरियरिटी की यात्रा है, इसमें मैं सहयोगी बनता हूँ। लेकिन बातचीत कर करके, उनके पेरेंट्स के साथ इंटरेक्ट कर करके, उन बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर करके मैं उनकी बाकी की सुपीरियरिटी, उनकी ओवरऑल सुपीरियरिटी की यात्रा में भी धीरे धीरे सहयोगी बनाऊंगा। बच्चे कितने साल के, बच्चे वही है 9 10 साल 11 12 साल के, इसके आसपास के दो लड़के हैं, और इसके अलावा वे पढ़ाई वढ़ाई भी ठीक ठाक कर लेते हैं, और मोबाइल में भी घुसे रहने की उनका भी एडिक्शन है। तो मैं बच्चे से पूछ रहा हूं, आप ये समझिए, मतलब कि पारदर्शिता इतनी है कि मैं बच्चे से ही पूछ रहा हूं कि ये जो बच्चे मोबाइल में घुसे रहते हैं, ये प्रॉब्लम है कि नहीं है। तो बच्चे बोले हाँ हाँ प्रॉब्लम तो है, इसका सॉल्यूशन क्या है ना। तो सॉल्यूशन पर उसने कुछ बात वगैरह कर, तो मैं उसी से पूछ रहा हूँ क्या क्या कर सकते हैं। मैं उसको पूछ रहा हूँ कि बच्चों को ऐसी कौन कौन सी आदत डालनी चाहिए, ऐसी कौन कौन सी अच्छी बातें बतानी चाहिए, बच्चों को कौन सी अच्छी अच्छी एक्टिविटीज करनी चाहिए। तो वे खुद ही बोल रहे हैं कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। उसमें से जो उसका भाई था वो तो सुबह 10 बजे उठता है, वो खुद कह रहा था सुबह जल्दी उठना चाहिए। तो भले वो, मैं इस चीज का पक्षधर नहीं हूं कि आप जो प्रीच कर रहे हो प्रैक्टिस भी करें, बड़ी गहराई है इस चीज में। मैं किसी आदमी को ये गुलामों की और लो कॉन्शियसनेस लोगों की प्रवृत्ति है, उनका बिहेवियर है कि भाई हितेश आपको जैसे कुछ ज्ञान दे रहा है और उसके ऊपर वो खुद अमल नहीं कर रहा है, तो आप मेरे को आके बोलोगे भाई तू तो अमल कर नहीं रहा है और तू ज्ञान दे रहा है। तो इसको मैं लो कॉन्शियसनेस बिहेवियर मानता हूं। मेरे को जिस आदमी ने जो भी अच्छी बातें कही, जो भी ज्ञान दिया, मैंने तुरंत ले लिया बिना ये देखे कि यार वो उसके ऊपर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। मेरे को उससे क्या मतलब है यार। भाई पहली बार मैंने जब राजीव दीक्षित को सुना तब से मतलब वो बात मुझे हिट कर गई और उसके बाद मैं सुनता चला गया। इस बीच मैंने कभी एक्सप्लोर करने की कोशिश नहीं की कि कौन है, कितना पढ़ा लिखा है, इसने क्या उखाड़ा अपनी जिंदगी में। मेरे को इससे क्या मतलब है यार, उसने क्या उखाड़ा अपनी जिंदगी में, मेरे को तो मेरी जिंदगी में उखाड़ने दे यार। तो
जय कृष्णमूर्ति को जब मैं पहली बार सुनना शुरू किया, उसके बाद तो सुनता चला गया, लेकिन कभी मेरे अंदर एक क्यूरियोसिटी नहीं उठी कि इतना दुनिया को पता इसने क्यों उखाड़ा, मेरे को क्या मतलब है उसने क्या उखाड़ा जिंदगी में, मेरे को तो अपनी जिंदगी में उखाड़ना है यार। मेरे को तो मेरी जिंदगी में उखाड़ना है ना, मेरे को उससे क्या मतलब है। तो ऐसे मतलब बच्चों को आप पूछ सकते हो कि भाई क्या क्या अच्छी बातें हैं, तो उनकी बातें सुन के बाकी बच्चे भी प्रेरित हों। ऐसे बातचीत करते करते मुझे ख्याल आया कि यार इन बच्चों के घर में पुस्तकें तो है ही नहीं। पुस्तकों की बात की तो यार वो तो स्कूल की पुस्तकें, अबे मैंने कहा यार ये थोड़ी ना पुस्तकें होती हैं, पुस्तकें मतलब कि रहस्य, आकर्षण का सिद्धांत, लोक व्यवहार कला है, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, समथिंग लाइक दैट। बड़ी सोच का बड़ा जादू, मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, थिंकिंग ग्रो रिच, है ना, जीत आपकी, ये सारी पुस्तकें होनी चाहिए। ये बात मैंने उसके पिताजी को बोली तो बोला यार ये तो स्कूल की पढ़ ले, वही वो होते हैं। अरे स्कूल की किताब को जिस प्रकार से पढ़ा जाता है ना, सिरदर्दी लेके एंड टू एंड और कंप्लीशन करना जरूरी है, वो सिरदर्दी इसमें नहीं है ना। आप सोफे में बैठे रहो और बगल में यहां पर आपके वो बुक्स का रैक होना चाहिए। कोई भी किताब कभी भी उठा ली किसी ने भी, वो जो चाय का जो एरिया जहां पे सोफे है और टेबल है, वहां पर आने वाले कोई भी व्यक्ति ने वहां से कोई भी किताब कभी भी उठा ली और कोई भी पन्ना खोल के कोई भी लाइन पढ़ने लग गया, वो जो चाय नाश्ते का जो एरिया है जहां पे टेबल है और वो सोफा है, वहां पर कोई भी आदमी अंदर का या बाहर का आ जाए और कभी भी बैठ जाए और कोई भी किताब निकाल के कोई भी पन्ना खोल के कोई भी लाइन पढ़ने लग जाए, और ये पूरी प्रक्रिया सहज हो, तो वहां पर स्टैब्लिश किया हमने एक सुपीरियरिटी का माहौल। और हमारा ये आइडिया भागीदार बना हर उस व्यक्ति की सुपीरियरिटी की यात्रा में जो वो व्यक्ति वहां पर आया और बैठा, उसने चाय नाश्ता किया, तो बोला कि हाँ यार सही बात है, तो पुस्तकें होनी चाहिए, तो पुस्तकों का जुगाड़ करके वो वहां पर लगा दिया। इसी प्रकार से क्या है कि एक दो दिन पहले की बात है, एक आदमी मेरे घर पर आया, वो गैस की पाइपलाइन वगैरह डल रही, उसका फॉर्म वगैरह भरवाने के लिए, ठीक है। मैंने उसको बोला यार बहुत मगज में आ रही, मैं नहीं भरूंगा तो ये, तो बोला यार भर दो सर ये प्लीज, तो मुझे उस पर दया आ गई, तो वो बोला कि सर आधार कार्ड लिया अपना और बिजली का बिल लिया और फॉर्म वो, तो फिर वो मुझे बोल रहा है सर, अरे सर मैंने आपको बहुत तकलीफ दी, कष्ट दिया। मैंने बोला यार तूने मेरे को नहीं दिया, वो तो मेरे को बहुत दया आ गई उसके ऊपर, इसलिए बेसिकली मैं जाकर उसका फॉर्म वगैरह भरवाया मैंने कि यार चलो भर लो यार फॉर्म जो भी आपको भरना है। फिर मैं बातचीतें पूछ रहा हूँ यार इसके पैसे मिलते हैं क्या, कितने मिलते, क्या हिसाब। बोला हाँ सर एक फॉर्म का 50 रुपये मिलता है घर घर जाके भरवाने का, और वो भी 9 महीने से, तो अभी तक तो दिए नहीं है, हमने 350 फॉर्म भरवा दिए, उसका 1 रुपया मिला नहीं है, दिवाली आके चली गई, हम लोग बोनस के लिए रोते रह गए, वो हुआ नहीं है। तो बोले क्या काम करते थे पहले आप, तो यार चप्पल वप्पल बनाने का काम था दरगाह बाजार में, अब तो लॉकडाउन में सब बर्बाद हो गया, तो अब यही है मजबूरी है ये है। तो मैं उसको पूछा है कि आप कितना पढ़े हुए हो, तो वो बोला कि मैं 10वीं पढ़ा हूँ। और घर में कौन कौन है, घर में सभी है, फिर उसकी बीवी है, 3 बच्चे हैं, लड़का लड़की सभी है उसके। तो उसी वक्त मुझे ये ख्याल आया कि इसके घर में जाहिर सी बात है कि कोई एजुकेशन का माहौल नहीं है। मतलब ये आदमी से बात करके मुझे लग गया कि 10वीं तो पढ़ा है वो, लेकिन 10वीं पढ़ने वाला को तो हार्डली कुछ भी नहीं पढ़ा, कुछ है ही नहीं, कोई वैल्यू नहीं 10वीं पढ़े हुए की। लेकिन वो जो वैल्यू मिली है एजुकेशन सिस्टम से, बस उतनी ही सी वैल्यू है उसके पास। उसके अलावा उसने अपने आप को बिल्ड करने के लिए, अपने फैमिली में बच्चों को बिल्ड करने के लिए कुछ सुपीरियरिटी का कोई एक्शन लिया नहीं है। तो मैंने बोला भाई तू अपनी कॉपी खोल और 4 किताब के नाम लिखाता हूं मैं, उसको उन किताबों को लिख और वो किताबें घर पे लेकर आ, उनको पढ़, अपनी बीवी को पढ़ा, बच्चों को भी पढ़वा। सबसे पहला रहस्य, द सीक्रेट, आकर्षण का सिद्धांत। दूसरा बड़ी सोच का बड़ा जादू,
शक्ति जोसेफ मर्फी, और चौथी ऐसी कोई शायद थिंक एंड ग्रो रिच, ऐसा कुछ मैंने लिखवा दी हुई उसको। तो इस प्रकार से बेसिकली जो भी हमारे आसपास बच्चा है, जो भी इस प्रकार से सुपीरियर बनने की काबिलियत रखता है, जो व्यक्ति सुपीरियरिटी के मार्ग पर आने की काबिलियत रखता है, उसकी सुपीरियरिटी की यात्रा में हम भागीदार बने, मैं भी बनूं, और जो भी इस वीडियो को सुन रहा है, लड़का है, लड़की है, कुंवारी है, कुंवारा है, माता है, पिता है, नाना है, नानी है, ये सब लोग अपने आसपास के बच्चों की सुपीरियरिटी की यात्रा में सहयोगी बने। और जो माता पिता समय के अभाव में या फिर वे काफी लंबे समय तक वीडियो कर रहे हैं, अब सुपीरियर होना शुरू हुए हैं, उनके बच्चों की सुपीरियरिटी की यात्रा में बाकी सुपीरियर, मेरे ऐसे सुपीरियर फोन कॉल और वीडियो कॉल के माध्यम से उनके बच्चों के साथ मित्रता करें और उनकी सुपीरियरिटी की यात्रा में सहयोगी बने। ठीक है, मैं तो ये पूरा का पूरा काम क्या है कि फिलैंथ्रोपी के लिए करता हूं, तो जिसको भी मुझसे गाइडेंस चाहिए, कंसल्टेशन चाहिए, मेरा समय चाहिए, तो वो जूम मीटिंग के माध्यम से आ सकता है या फिर मुझसे पर्सनली मिल सकता है, मुझे अपने शहर बुला सकता है। इसका कोई चार्ज वगैरह नहीं है, सारा ही डोनेशन बेसिस पर मैं ज्ञान बांटूंगा, लेकिन मैं डोनेशन बेसिस पर ज्ञान ही बांट सकता हूं, समय दे सकता हूं, गाइडेंस दे सकता हूं, कमिटमेंट नहीं दूंगा। और कमिटमेंट तो मैं कैसे भी नहीं दूंगा। कमिटमेंट मतलब ये कि मैं इतना शेड्यूल से आपको मतलब गाइड वगैरह करूंगा, वो मैकेनिकल शेड्यूल अपने साथ हो नहीं पाता, क्योंकि जिंदगी में बहुत सारे साल मैंने मैकेनिकल शेड्यूल से कर लिया है, अपनी जिंदगी को जी लिया है। ठीक है, लेकिन जिन लोगों ने जिंदगी में ज्यादा फाइट नहीं मारी है, अभी उनकी उम्र है 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, जो अभी उनको वो सब करना है जो 10 ईयर वर्क ऑफ अ सुपीरियर मैन में जो एक्सप्लेन किया गया है, और सब न्यूरोप्लास्टिसिटी है ईबुक के राइज ऑफ ए सुपीरियर मैन चैप्टर में एक्सप्लेन किया गया है, वो सब उनको करना है अभी। तो वो जो भी कुछ करेंगे सुपीरियरिटी मार्ग पे, उसमें इसकी एक बड़ी एक अहम भूमिका होनी चाहिए। आपको इस बात को समझना है, ये पेरेंटिंग वाले आइडिया है, किसी बच्चे की सुपीरियरिटी की यात्रा में सहयोगी बनने वाले आइडिया की, क्योंकि ये एक स्पिरिचुअल एक्टिविटी है, ये एक सोशल वर्क है, ये एक नया मार्केट है, इसमें पैसा बहुत है, इसमें सब कुछ है, मान है, सम्मान है, वैल्यू है, सभी कुछ है इसके अंदर। ठीक है, तो बस यही है। और बाकी फोन के बारे में मुझे ये अपडेट देना है कि जो 5.5 अमाउंट आए थे, 5.5 में से 2,000 वापस मैंने मनिंदर को कर दिए, डोनेट बैक कर दिए, 3.5 बचे, 3.5 में और डोनेशन आके 5200 हुए थे। 5200 में से 1200 रुपए अभिषेक वर्मा ने पेमेंट कर दी है ईश्वर पनवर जोधपुर को, जो कि superiorsociety.org का डोमेन रिन्यूअल करते हैं। डोमेन मैनेजमेंट और सिक्योरिटी वगैरह ये सब ईश्वर पनवर देखते हैं, और वेबसाइट मैनेजमेंट आगे अभिषेक वर्मा देखेगा। ठीक है, लेकिन उस पर जो भी पेजेस क्रिएट किए हुए हैं, जो भी पोस्ट क्रिएट की हुई है, वो 100% मैंने क्रिएट की हुई है। आगे इसमें और भी सुपीरियर आ रहे हैं, और इसमें नई नई फीचर्स लेकर आने के लिए superior.society.org पे। बट पॉइंट ये है कि उसके डोमेन के रिन्यूअल की पेमेंट हो जाने के बाद अभी कुल 4,000 रुपए बचे हैं। ठीक है, तो 4,000 का अमाउंट जब 10,000 पहुंचेगा तो मैं एक नया स्मार्टफोन लूंगा सुपीरियर सोसाइटी की तरफ से, और फिर मैं व्हाट्सएप के माध्यम से भी लोगों के संपर्क में रहूंगा। तो तब तक व्हाट्सएप मेरा थोड़ा भी ब्लॉक रहेगा, और बस यही है, दैट इज इट फॉर